चैप्टर्स 157, 158, 159, 160। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 157, ब्लड मून गू। दूसरा दिन, सीक्रेट रूम। चमकदार सफेद जड़े की प्लेट पर एक रेसिपी राखी थी। ब्लड मून गू। रैंक 2 मूंगलो गू और ब्लड एसेंस गू को मिलाकर रैंक 3 गू वर्म तैयार करना। एक बार एक्टिवेट होने पर मूनब्लेड खून की तरह लाल रंग में चमकता है और उसका साइज एक चेहरे जितना होता है। अगर इससे कोई जख्मी हो जाए तो खून लगातार बीता रहता है। बस यही है। फैंग युआन की नजर इस इंफॉर्मेशन पर दौड़ गई और उसने इस रेसिपी को दिल में उतार लिया। फिर उसने अपनी अंग बैंड की और उस मन में दोहराया और फिर एक ही खोलकर चेक किया। कई बार ऐसा करने के बाद उसने पक्का कर लिया कि यह रेसिपी उसके दिमाग में पूरी तरह से बस गई है, बिना किसी गलती की गुंजाइश के। गोल्डन मून, फ्रॉस्ट मून और इल्यूजनरी मून गू जैसे 3 क्लासिक गू के मुकाबले यह ब्लड मून गू काफी हटके था। पहले 3 गू की रिफाइनमेंट रेसिपीज के पीछे लगभग 1 लाख शब्दों का एक्सपीरियंस लिखा हुआ था, लेकिन इस ब्लड मून गू के बारे में मुश्किल से कुछ हजार शब्द आए थे। साफ दिख रहा था कि इतिहास में जिन गू मास्टर्स ने इस ब्लड मून गू को चुना था वो बहुत कम थे। ब्लड मून गू की अटैकिंग कैपेबिलिटी एवरेज हाई थी। इसकी रंगे सिर्फ 10 मीटर थी और अटैक के बाद जो ब्लीडिंग इफेक्ट था वो भी इतना खास नहीं था। रैंक 1 से 5 तक के गू मास्टर्स के पास लिमिटेड प्राइमेवल एसेंस होता था और वो जीत हार का फैसला करने के लिए लंबी लड़ाई नहीं कर सकते थे। ऐसे में ब्लीडिंग इफेक्ट असली बैटलफील्ड पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हाई थी। एक हीलिंग में माहिर गू मास्टर के सामने वो इसका इलाज भी आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा ब्लड मून गू में सबसे बड़ी कमी थी, हर महीने कुछ दिन के लिए इससे ताज़ा खून रिसने लगता था। खून बेकाबू होकर बीता रहता और इस दौरान इसकी अटैक पावर घटकर ओरिजिनल की 1/3 रह जाती थी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा था जो फैंग युआन को पसंद आया। इसे पालना आसान था। गोल्डन मून, फ्रॉस्ट मून और इल्यूजनरी मून से कहीं ज्यादा आसान। इसके लिए जो खाना चाहिए था वो एब मून ऑर्किड की पंखुड़ियां नहीं बल्कि ताज़ा खून था। हालांकि खून काफी ज्यादा लगता था, लेकिन वो किसी एक टाइप का नहीं था। वेस्टर्न डेजर्ट में ये एक प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन सदर्न बॉर्डर के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में हर तरह के जंगली जानवर थे। उन्हें मारकर आसानी से खून निकला जा सकता था। ब्लड मून गू के लिए उसका खाना पूरे सदर्न बॉर्डर में हर जगह मौजूद था। अब मुझे बस इस ब्लड मून गू को रिफाइन करना है, फैंग युआन ने दिल में फैसला किया। रिफाइनमेंट के स्टेप्स और साथ ही ध्यान रखने वाली चीजें सब उसने याद कर ली थी। उसके हाथ में मूंगलो गू पहले से ही था, लेकिन ब्लड एसेंस गू हासिल करना थोड़ा मुश्किल था। ब्लड एसेंस गू बहुत कीमती था, ये एक गू मास्टर के खून की कमी को पूरा कर सकता था। जिन गू मास्टर्स के पास ये होता था वो हमेशा एनर्जेटिक रहते थे और अगर वो जख्मी होकर काफी खून भी खो देते तो आसानी से उसकी भरपाई कर सकते थे। इसलिए बैटल में उनके बचने के चांसेस दूसरों से कहीं ज्यादा थे। जॉन्ग जियांग को कभी ब्लड एसेंस गू की शादीद ख्वाहिश थी। अगर ब्लड एसेंस गू को रोमिंग ज़ॉम्बी गू के साथ जोड़ा जाता तो इसके साइड इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो जाते। ये यूज ज्यादा लंबे समय तक ज़ॉम्बी बने रहने देता, बिना किसी बैकलैश की चिंता के। वो पहले से ही एक ठीक ठाक रैंक 2 गू मास्टर था और उसकी पोजीशन भी काफी ऊंची थी, लेकिन मरते दम तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सीक्रेट रूम में फैंग युआन ने पत्थर की मेजों पर रखे डिजिटल शेड गू को फिर से देखा। आज अभी भी काफी टाइम था। 15 मिनट में से उसने सिर्फ 5 मिनट इस्तेमाल किए थे, इसलिए अभी भी 10 मिनट बाकी थे। पीले रंग का डिजिटल शेड गू रैंक 4 की रेसिपीज रिकॉर्ड करता था। बैंगनी रंग का डिजिटल शेड गू रैंक 5 की रेसिपीज रिकॉर्ड करता था। इन डिजिटल शेड गू का मालिक हमेशा से हर पीढ़ी का सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर रहा था, लेकिन उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी क्लैन की थी। गू वॉर्म्स उधार लिए जा सकते थे, बस शर्त यह थी कि गू वॉर्म्स के अंदर की विल इसके लिए राजी हो। डिजिटल शेड गू के अंदर की विल सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर के साथ एक थी। फैंग युआन एक नए बने क्लैन एल्डर के तौर पर सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर द्वारा मान्यता प्राप्त था, इसलिए वो डिजिटल शेड गू के एक हिस्से को आजादी से इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर को नहीं लगता था कि फैंग युआन के पास रैंक 4 और 5 की रेसिपीज देखने का हक था, इसलिए पीले और बैंगनी डिजिटल शेड गू पर अगर वो प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल भी करता तो कोई रिएक्शन नहीं होता। सच तो यह है कि एक जंगली नेचुरल गू वर्म से भी उनकी पहचान हासिल करना मुमकिन है। वो बीस्ट किंग्स ऐसे ही तो करते हैं, इसीलिए वो गू वर्म की एबिलिटी उधार ले पाते हैं। इंसानों में भी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे रैंक 5 रिवर स्वॉलोइंग तोड़ और जियांग फैन की कहानी। ऑफ कोर्स
फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा के दम पर इन गू वॉर्म्स को रिफाइन करके रेसिपीज हासिल कर सकता था, ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन ऐसा करने के अंजाम ऐसे थे जिन्हें फैंग युआन अभी संभाल नहीं सकता था। और इसमें जो फायदा था वो भी इतना नहीं था कि वो ये कदम उठाए। असलियत में सबसे कीमती रेसिपी यह रैंक 4 या 5 वाली नहीं है, बल्कि यह है कि मूनलाइट गू को रिवर्स इंजीनियर कैसे किया जाए। ये गू पहली जनरेशन के क्लैन लीडर से शुरू हुआ था और उसी बुनियाद पर सैकड़ों सालों के बाद इतने बड़े स्केल और स्ट्रक्चर तक डेवलप हुआ। फैंग एन ने सोचा, गू फ्यूजन का मतलब है लो रैंक गू वॉर्म्स को हाई रैंक वालों में बदलना, जबकि रिवर्स फ्यूजन का मतलब है हाई रैंक गू वॉर्म्स को वापस उनके लो रैंक फॉर्म में लाना। ऊपर उठने और नीचे गिरने के बीच अलग अलग प्रोसेसेस की वजह से जो गू वॉर्म्स मिलते हैं वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मूनलाइट गू एक नेचुरल गू वर्म नहीं है, बल्कि पहली जनरेशन के क्लैन लीडर द्वारा रिवर्स फ्यूजन से हासिल की गई चीज है। इस दुनिया में ZYA डटार गू वॉर्म्स नए स्पीशीज द जो कई गू मास्टर्स ने नेचुरल गू वॉर्म्स की बुनियाद पर बनाए थे। इसलिए फैंग युआन के 500 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद यूज पूरे गू वर्म इकोसिस्टम के बारे में अभी भी लिमिटेड नॉलेज थी। और क्लैन के लिए उनके पास एक या कुछ यूनिक गू वॉर्म्स जरूर होते थे। यह गू वॉर्म्स दुर्लभ नेचुरल स्पीशीज नहीं थे, बल्कि रिवर्स फ्यूजन से बनाए गए नए स्पीशीज थे। इसी बुनियाद पर गू मास्टर्स अपने क्लैन के लिए एक यूनिक स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते थे। गू यू क्लैन का मूनलाइट गू, जोंग क्लैन का बेयर स्ट्रेंथ गू, बाई क्लैन का स्ट्रीम गू, ये सब एक जैसे हाई थे। अगर वो एक कॉमन और जानी मानी गू वर्म इस्तेमाल करते तो उनसे निपटना आसान होता और उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता था। एक क्लैन की नींव प्राइमीवल स्प्रिंग में होती है, क्योंकि वो प्राइमीवल स्टोन्स पैदा कर सकती है। उसके बाद एक यूनिक गू वर्म आता है जो किसी की स्ट्रेंथ को पूरी तरह से समझने से रोक सकता है। आखिर में ब्लड लाइन आती है, खून का रिश्ता और परिवार एक अहम जंजीर है जो एक क्लैन को एक साथ बांध कर रखती है। इसलिए रैंक 1 मूनलाइट गू को कम मत समझो, उसकी रिवर्स फ्यूजन रेसिपी की कीमत रैंक 4 या 5 रेसिपीज से कहीं ज्यादा है। मूनलाइट गू को रिवर्स फ्यूज करने की रेसिपी आमतौर पर क्लैन लीडर के पास रखी जाती है। क्लैन लीडर के अलावा अस जनरेशन के सबसे वफादार क्लैन एल्डर को भी इस रेसिपी का राज पता होता है। साथ ही मूनलाइट गू रेसिपी का डिजिटल शेड गू भी सही जगह छिपा कर रखा जाता है। फैंग युआन जाहिर है कि इस सीक्रेट रूम से वो रेसिपी हासिल नहीं कर सकता था। इस रेसिपी की वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए अगर मैं जाने से पहले इसे हासिल कर सका तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन मुझे इसके लिए जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। फैंग युआन इस मामले में बहुत शांत था। पहली बात, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन या फोर्स बनाने का प्लान नहीं था। मूनलाइट गू की रेसिपी उसके लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन ब्लड मून गू और बाकी रैंक 3 रेसिपीज मेरी जरूरत हैं। हालांकि फैंग युआन अब रैंक 3 था और उसके पास व्हाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस था, उसके सारे गू वॉर्म्स रैंक 3 नहीं थे, इसलिए वो एक रैंक 3 गू मास्टर की असली फाइटिंग पावर नहीं दिखा सकता था। मेरे पास थंडरविंग्स गू और स्काई कैनपी गू है, तो अगर मेन ब्लड मून गू रिफाइन कर लेता हूं, मेरे पास 3 रैंक 3 गू वॉर्म्स हो जाएंगे। लेकिन ये काफी नहीं है। आम गू मास्टर्स क्लैन पर निर्भर रह सकते हैं। अपने क्लैंसमैन के कोऑपरेशन और भरपूर रिसोर्सेज के साथ उन्हें सिर्फ 3 से 4 गू वॉर्म्स की जरूरत होती थी। लेकिन फैंग युआन सदर्न बॉर्डर में घूमना और अपनी जन्मभूमि छोड़ना चाहता था, इसलिए उस हर सिचुएशन से निपटने के लिए कम से कम CHHEH गू वॉर्म्स की जरूरत थी। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये CHHEH गू वॉर्म्स अटैक, डिफेंस, हीलिंग, स्टोरेज, रिकॉन और मूवमेंट इन CHHEH एट्रीब्यूट्स के होने चाहिए ताकि यूज पूरा सपोर्ट मिल सके। अटैक के लिए ब्लड मून गू बस काम चलाओ था। डिफेंस के लिए उसके पास स्काई कैनपी गू था। मूवमेंट के मामले में भले हाई थंडरविंग्स गू बहुत ज्यादा प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल करता था, ये उस थोड़ी देर के लिए उड़ने देता था और बहुत पावरफुल था। हीलिंग के लिए 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास थोड़ा कमजोर था। आखिरकार ये एक रैंक 2 गू था और इसका एडवांसमेंट ऑप्शन भी फैंग युआन को पसंद नहीं था। रैंक 2 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास में कोई खास हीलिंग एबिलिटी नहीं थी। इसका एक ही फायदा था कि ये रैंक 1 वाइटैलिटी लीव्स बनाता था और उन्हें बेचकर फैंग युआन को प्राइमीवल स्टोन्स की लगातार सप्लाई मिल सकती थी, बिल्कुल एक मनी ट्री की तरह। लेकिन इसके बाद फैंग युआन ऐसी जगहों पर सफर करने वाला था जहां कोई रहता नहीं था, इसलिए अगर वो वाइटैलिटी लीव्स बना भी लेता तो कोई गू मास्टर उन्हें प्राइमीवल स्टोन से खरीदने वाला नहीं होता। रिकॉन के लिए अर्थ कम्युनिकेशन ईयर ग्रास की रंगें बहुत बड़ी थी, इसलिए रैंक 2 होते हुए भी यह अभी भी काम का था। स्टोरेज के लिए फैंग युआन के पास ऐसा कोई गू नहीं था।
ये, हालांकि, सबसे जरूरी गू था, क्योंकि जब वो अकेला सफर करना शुरू करेगा तो सप्लाईज सबसे जरूरी होंगी। ये अकेले हाई बाकी 5 कैटेगरीज का आधार बन सकती थी। गू वॉर्म्स को खिलाने के लिए खाना स्टोर करना, अपना खाना, और प्राइमेवल स्टोन स्टोर करना। बिना प्राइमेवल स्टोन्स के गू मास्टर कल्टिवेट करने की पावर खो देते हैं। इस मामले में फैंग युआन की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। जब तक यूज एक आचा स्टोरेज टाइप गू वर्म नहीं मिल जाता, वो गांव नहीं छोड़ेगा। स्टोरेज के लिए गू वॉर्म्स की पहली शर्त है कि वो वर्सेटाइल हो, खाना और प्राइमेवल स्टोन्स दोनों स्टोर कर सके। दूसरा, उन्हें पालना आसान हो, और आखिर में सबसे अच्छा होगा अगर उनके पास स्टोर की हुई चीजों की एक्सपायरी डेट बढ़ाने की एबिलिटी हो। लेकिन तीनों क्लान्स के रिसोर्स बोर्ड में भी कोई ऐसा गू वर्म नहीं है जो मुझे पसंद हो। लगता है मुझे चीफ एक्शन का इस्तेमाल करके उनकी आखिरी बचत भी निचोड़ लेनी पड़ेगी। जैसे हाई 15 मिनट पूरे हुए, फैंग युआन टनल से बाहर निकल गया और सोचना जारी रखा। लॉर्ड फैंग युआन, हेलो। एक अधे उम्र का गू मास्टर बाहर खड़ा था, खास तौर पर फैंग युआन का इंतजार कर रहा था। आप कौन? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेन गू यू ची जोंग हूं, इस वक्त मेडिसिन हॉल का एक्टिंग क्लैन एल्डर। अच्छा, तो ये है वो। फैंग युआन को समझ आया और उसने इस आदमी को गौर से देखना शुरू कर दिया। गू यू ची जोंग का चेहरा साफ सुथरा और चकोर था, और उससे एक स्थिरता का ऑरा आ रहा था। फैंग युआन की तरह वो भी एक क्लैन एल्डर था, लेकिन उसका कल्टीवेशन रैंक 3 मिडिल स्टेज था। फैंग युआन द्वारा गू यू याओजी को बेहोश कर देने के बाद गू यू ची जोंग को मेडिसिन हॉल को अस्थायी रूप से संभालने का आदेश दिया गया था, और उसकी पत्नी मेडिसिन फैक्शन की एक इंपॉर्टेंट मेंबर थी, इसलिए ये गू यू बो का डू फैक्शंस की दुश्मनी को बैलेंस करने का एक पॉलिटिकल तरीका था। लेकिन चाहे जो भी हो, गू यू ची जोंग इस रोल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। ये 300 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, इस हफ्ते क्लैन एल्डर्स का पे आउट। मुझे पता था कि आप यहां हैं, इसलिए मैं ये भी ले आया। उम्मीद है आपको मेरे इस तरह से मामले को अपने हाथ में लेने से कोई ऐतराज नहीं होगा, गू यू ची जोंग ने कहा, और एक पैसों की थैली फैंग युआन को दी। ये आदमी। फैंग युआन ने अपनी इर्द सिकोड़ ली और बाग ले लिया। क्लैन एल्डर्स का पे आउट उन्हें खुद हाई कलेक्ट करना होता था, लेकिन गू यू ची जोंग उसके लिए कलेक्ट कर सकता था, तो एक तरह से यह फैंग युआन को क्लैन में उसके स्टेटस और सोशल नेटवर्क का इशारा दे रहा था। लेकिन यह इशारा भी सही टाइम पर था, क्योंकि यह अच्छी नियत दिखा रहा था और एग्रेसिव नहीं था। सच कहूं तो मैं इस बार लॉर्ड फैंग युआन को ढूंढने के लिए खुद इसलिए आया क्योंकि मुझे आपसे एक काम है। जल्द ही वो सीधे मुद्दे पर आ गया और अपना इरादा बता दिया। ओ, आप चाहते हैं कि मैं 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास SAUNP दूं? फैंग युआन ने एक गहरा, अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाया। चैप्टर 158, वक्त बदल गया है। गू यू याओजी को फैंग युआन के 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास की लालच थी, और इसलिए उसने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को ट्रांसफर करने की पॉलिसी बनाई थी। लेकिन फैंग युआन रैंक 3 पर पहुंचकर एक एल्डर बन गया, और उसने एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया जिससे गू यू याओजी मौके पर ही बेहोश हो गई और गू यू ची जोंग को स्टेज पर आने का मौका मिला। नए ऑफिसर को अपनी पावर दिखानी हाई पड़ती है। गू यू ची जोंग ने पहल करके फैंग युआन से मुलाकात की और यूज 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपने के लिए मनाया। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपना ऐसी बात नहीं है कि ये हो नहीं सकता, फैंग युआन ने कुछ देर अपने आप से बड़बड़ाने के बाद कहा। एक कहावत थी, कल की बात और थी, आज की बात और है। और अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं थी। पहले गू यू याओजी चाहती थी कि फैंग युआन 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास दे। वो एक ऑर्डर था, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें देना ही पड़ता। लेकिन फैंग युआन अब एक एल्डर था और उसका स्टेटस गू यू याओजी और दूसरों के बराबर था, और सिर्फ क्लैन लीडर गू यू बो से नीचे था। इसलिए गू यू ची जोंग का फैंग युआन से 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास मांगना कोई ऑर्डर नहीं था, बल्कि बराबर के फायदे वाला एक सौदा था। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास वाकई बहुत कीमती था। वाइटैलिटी लीव्स बनाने की अपनी एबिलिटी के साथ ये खुद में ही एक छोटा मोटा रेवेन्यू का सोर्स था, और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। फैंग युआन अब कई गू वॉर्म्स पाल रहा था और उनके खाने का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी से पूरा हो रहा था। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बेची ना जा सके। बात सिर्फ इतनी थी कि फायदा दिल जीतने के लिए बहुत छोटा था। 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास कीमती था, लेकिन अगर सही कीमत मिलती तो इसे क्यों नहीं बेचा जा सकता था? गू वॉर्म्स सिर्फ टूल्स थे, अपनी ख्वाहिशों और एम्बिशंस को पूरा करने के तरीके। तो क्या हुआ अगर वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा हाई क्यों ना हो? जब तक हालात सही हैं
क्यों न यूज एक बड़े फायदे के लिए छोड़ दिया जाए। अगर फायदा पाना है तो पहले छोड़ना सीखना पड़ता है। नेचुरली फैंग युआन को इसका एहसास था और उसने गु यूची जोंग की तरफ देखा। गु यूची जोंग समझ गया और मुस्कुराया, अगर सायर 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपने को तैयार हैं तो मैं खुशी खुशी आपको इस कमांड टोकन से कॉम्पनसेट करूंगा। ये कहते हुए उसने एक टोकन निकला। इस टोकन का डिजाइन सिंपल था, यह ट्रायंगुलर शेप का था और इसके कोने गोल थे। सामने पिरामिड शेप में शब्द लिखे द प्राइस टोकन, इसी तरह पीछे लिखा था रिवॉर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। प्राइस टोकन, रिवॉर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सिरे एक नए नए प्रमोट हुए एल्डर हैं और शायद कुछ मामलों में साफ ना हो। यह प्राइस टोकन अनगु मास्टर्स को जारी किया जाता है जिन्होंने क्लैन के लिए बड़े योगदान दिए हैं। एल्डर्स में भी कुछ के पास ही यह होता है। इस टोकन के साथ आप क्लैन की जमीन के नीचे बनी गु गुफा में जाकर अपनी पसंद का कोई भी गु वर्म चुन सकते हैं। इस जमीन के नीचे की गुफा में कई दुर्लभ कीमती गु वॉर्म्स हैं। एक्सचेंज बोर्ड के टॉप 10 गु वॉर्म्स में से 4 अंडरग्राउंड गु केव से हाई चुने गए हैं, गु यूची जोंग ने समझाया। फैंग युआन तुरंत हाई प्रभावित हो गया। यूज इस बात पर हैरानी नहीं हुई क्योंकि गु यू क्लैन सदियों से ऊंचे मुकाम पर था और यह नामुमकिन था कि उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड्स और जमा पूंजी ना हो। असल में किसी भी पुराने स्थापित क्लैन के पास गु को स्टोर करने के लिए ऐसी गुप्त जगहें जरूर होंगी जैसे कि गु अंडरग्राउंड केव। लेकिन ऐसे गु वॉर्म्स हासिल करने के लिए बड़े योगदान देने पड़ते थे और क्लैन के प्रति वफादार भी होना जरूरी था। फैंग युआन हाल ही में एल्डर बना था, इसलिए वो ऐसी क्वालिफिकेशन से बहुत दूर था। मुझे क्लैन छोड़ना है इसलिए मुझे एक स्टोरेज गु चाहिए। ये टोकन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फैंग युआन को कुछ चिंताएं थी। अगर यूज 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास छोड़ना पड़ा तो सो बी इट। यह फैंग युआन के लिए एक बड़ी मदद थी, लेकिन फ्यूचर में इसका कोई यूज नहीं होगा। इसकी हीलिंग एबिलिटी कुछ खास नहीं थी और वाइटैलिटी लीव्स को लगातार हीलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फैंग युआन की चिंता यह थी कि गु अंडरग्राउंड केव में जरूरी नहीं कि उसके आइडियल गु वर्म हो। गु यूची जोंग फैंग युआन के चेहरे के भाव देख रहा था और उसने उसकी हिचकिचाहट को गलत समझा, कहते हुए, अंडरग्राउंड केव में सिर्फ रैंक 3 गु वॉर्म्स हाई नहीं बल्कि रैंक 4 भी हैं। एल्डर फैंग युआन, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरह आपको पछतावा होता है तो हम उन्हें दोबारा एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कुछ टाइम बाद चुपके से किया जा सकता है। फैंग युआन ने अपनी एड़ी उठाई और खुद को ची जोंग को दोबारा देखने से रोक नहीं पाया। ये बंदा कमाल का है, उसने मन ही मन आ भरी। नए ऑफिसर को अपनी पावर दिखानी हाई पड़ती है। ची जोंग को साफ समझ आ गया था कि यूज प्रमोट क्यों किया गया था। यूज ना सिर्फ क्लैन लीडर बल्कि ची और मेडिसिन फैक्शन के साथ भी बैलेंस बनाना था, और साथ ही उस अपनी काबिलियत भी दिखानी थी। फैंग युआन का 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास ट्रांसफर करना उसके लिए एक खास मायने रखता था और वो इसके लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। दुनिया बहुत बड़ी है, हर जगह अनगपे छोटी ई की मात्रा न तो टैलेंटेड लोग हैं। वुल्फ टाइड के नीचे पुराने लोग कुर्बान हो रहे हैं और नए लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक सुधार भी कहा जा सकता है जो क्लैन को अपनी वाइटैलिटी बनाए रखने और बिना गिरे ऊंचा खड़ा रहने देता है। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा, बहुत ज्यादा पुराने लोग सिर्फ एक सड़ते हुए ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देंगे। इसलिए एलिमिनेशन का प्रोसेस हाई एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करते रहने का एकमात्र तरीका है। गु यूची जोंग इसी का प्रतिनिधि था। दुनिया का नियम ही यही था कि जो सबसे फिट है वही बचेगा। एक इंसान का शरीर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जीता रहता है। एक गु मास्टर को एक हाई गु वॉर्म से चिपके नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बदलाव से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ये सोचते ही फैंग युआन ने गु यूची जोंग से टोकन ले लिया और फिर 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास यूज दिया। क्योंकि उसने खुद ट्रांसफर किया था, ची जोंग 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास को जल्दी से रिफाइन कर सकता था। इस ग्रास गु को अपने अपचर में रखने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। उसके अपने एम्बिशंस दी और टेम्पररी मेडिसिन हॉल एल्डर के रूप में काम करना उसके लिए एक बेहद जरूरी मौका था। अगर वो इसे पकड़ पाता तो वो शायद टेम्पररी की जगह ऑफिशियल पोस्ट भी हासिल कर लेता। लेकिन यूज ये हासिल करने के लिए तीनों साइड से समझौता करना पड़ता। आखिरकार पॉलिटिक्स समझौते की ही काला थी। याओजी जब राज कर रही थी तो फैंग युआन का कुछ नहीं कर सकी, लेकिन सीट लेने के बाद वो फैंग युआन को अपना 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपने पर राजी कर पाया। इससे न सिर्फ मेडिसिन फैक्शन के प्रति अच्छी नीयत दिखी, बल्कि याओजी द्वारा छोड़े गए पॉलिटिकल मामलों को संभालने और चुपके से अपनी काबिलियत दिखाने में भी वो कामयाब रहा। इसलिए उसने प्राइस टोकन, जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, देने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
लॉर्ड ची जोंग, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आपके पास अभी थोड़ा और टाइम है या नहीं? फैंग युआन ने टोकन रखते हुए पूछा। गु यू ची जोंग की आंख में चमक आई, वो हैरान था। थोड़ी देर बाद एक हॉल में हम दोनों एल्डर्स को प्रणाम करते हैं। फैंग युआन के अंकल और आंट ने झुककर सलाम किया। वो बहुत आदर से पेश आ रहे थे और थोड़ा डरे हुए भी थे। जब फैंग युआन के एल्डर बनने की खबर फैली तो वो यंगू मास्टर्स के लिए एक मिसाल बन गया, जबकि अंकल और आंट के जोड़े के लिए ये हैरानी और घबराहट लेकर आया। वो साफ साफ सी ग्रेट टैलेंट था। वो इतनी जल्दी रैंक 3 तक पहुंचकर एल्डर कैसे बन सकता था? यहां तक कि गु यू फैंग जेंग जो एक ग्रेट टैलेंट था, वो भी इस वक्त सिर्फ रैंक 2 अपर स्टेज पर था। हैरानी के बाद डर था। वो डरने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वो सोचते थे कि उन्होंने फैंग युआन को कितना सताया और उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तो उनके दिल डर से कांपने लगते थे। जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार एल्डर की आइडेंटिटी मिल जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उन्हें डर था कि फैंग युआन सफलता पाने के बाद उनसे बदला लेगा। लेकिन आखिरकार फैंग युआन उनके दरवाजे पर आ ही गया और अपने साथ एक और एल्डर को भी लाया। ये बुरी नीयत से आए हैं, बुरी नीयत से। गु यू डोंगतू ने अपने दिल में आह भरी। फैंग युआन हंसा, अंकल, आंट, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। भले हाई मेन एल्डर बन गया हूं, मैं अभी भी आपका भतीजा हूं। आओ, सब बैठते हैं। ये कहकर वो मुख्य सीट पर बैठ गया। गु यू ची जोंग उसके पास बैठ गया। ये दोनों जगहें आमतौर पर अंकल और आंट की थी, परिवार के मुखिया की सीट्स। लेकिन अंकल और आंट को इस सीट अरेंजमेंट से जरा भी तकलीफ नहीं हुई। वो तो नीचे की सीट्स पर बैठते हुए भी हिचकिचा रहे थे और डरे हुए थे। यह क्लैन एल्डर्स की पावर थी। अंकल और आंट ने एक दूसरे को देखा। वो कांतों पर बैठे थे, बिल्कुल आराम से नहीं, सिर्फ कुर्सी के किनारे पर ही बैठे थे। नौकर चाय लेकर अंदर आए। गु यू ची जोंग शांत रहा और उसने चाय नहीं पी। फैंग युआन ने हालांकि आराम से एक घूंट लिया और पूछा, इन दिनों अंकल और आंट कैसे हैं? फैंग युआन पूछते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंकल और आंट की नजरों में ये उसके गुस्से में आने से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। खासकर आंट के लिए। जब उसने सोचा कि उसने फैंग युआन की कितनी बेइज्जती की थी, तो वो डर से कांपने लगी। साई, वुल्फ टाइड की वजह से जिंदगी उलट पुलट हो गई है। टैवर्न बैंड करना पड़ा और बांस के घरों का किराया भी कम हो गया है। असल में हम इतने गरीब हो गए हैं कि भूखे मरने की नौबत आ गई है, अंकल ने कहा, और फिर उसकी ऊँख से अचानक आंसू बहने लगे। वो पहले अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन अब उसका चेहरा लाल नहीं था, जबकि उसके कनपतियों के पास के बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी। उसकी बुरी हालत जबरदस्ती की भारती के कारण और भी साफ दिख रही थी। लेकिन फैंग युआन जानता था कि उसके अंकल ने कई सालों तक टैवर्न मैनेज किया था, इसलिए उसके पास कुछ सेविंग्स जरूर होंगी। जो दुखी चेहरा वो अब बना रहा था, वो इसलिए था क्योंकि वो फैंग युआन के बदले से डर रहा था और अपनी दयनीय हालत दिखाकर फैंग युआन की सहानुभूति हासिल करना चाहता था। अंकल आमतौर पर इतने होशियार हैं, लेकिन जब मामला खुद से जुदा हो तो वो इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं अपने साथ गु यू ची जोंग को क्यों लाता? फैंग युआन नैमन हाइमन हंसा। उस अपने अंकल और आंट से सख्त नफरत थी और कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका कोई उस नहीं था। अंकल, आंट, आपने इतने लंबे समय तक मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है। मेरी सारी आज की कामयाबी आपके पालन पोषण की वजह से है। मुझे अभी अभी क्लैन से एल्डर का पे आउट मिला है। यह 300 प्राइमेवल स्टोन्स, प्लीज ले लीजिए। ये कहकर फैंग युआन ने पैसों की थैली अंकल को दे दी। क्या? ये? गु यू डोंगतू का चेहरा इस वक्त सच में देखने लायक था। उसकी हैरानी में बेचैनी थी, बेचैनी डर के करीब थी, और डर के नीचे विश्वास न कर पाने का भाव था। पास में खड़ी आंट भी हैरान थी और फैंग युआन के हाथ में राखी पैसों की थैली को खाली नजरों से देख रही थी। आखिर हो क्या रहा था? जिस बदले की उन्होंने कल्पना की थी, वो तो था ही नहीं, उल्टा उन्हें 300 प्राइमेवल स्टोन्स तोहफे में दिए जा रहे थे। फैंग युआन के शब्द कानों में चुभने वाले दर, चाहे वो कैसे भी देखें। अच्छी देखभाल और पालन पोषण जैसे शब्द तन से भरे हुए दर, जिससे उन्हें पूरी सिचुएशन और भी अजीब लग रही थी। ये क्या साजिश रच रहा है? आखिर ये करना क्या चाहता है? ये हमें कैसे तड़पना चाहता है? अंकल और आंट ने एक दूसरे को देखा। दोनों हिचकिचा रहे थे और पैसों की थैली लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यह एल्डर फैंग युआन की श्रद्धा है, इसे स्वीकार करें, गु यू ची जोंग ने अपनी सीट से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। हाँ, हाँ,
हाँ। अंकल ने बार बार अपना सिर हिलाया और जल्दी से पैसों की थैली ले ली। भले हाई यूज हिडन एल्डर कहा जाता था, लेकिन मेडिसिन हॉल एल्डर के सामने वो कुछ भी नहीं था। उसने दोनों हाथों से 300 प्राइमेवल स्टोन से भरी थैली को पकड़ा। यूज आमतौर पर पैसों से प्यार था, लेकिन अभी उस लग रहा था जैसे पैसों की थैली गर्म तवे जैसी हो और वो उस तुरंत फेंक देना चाहता था। जब अंकल ने ले लिया है तो मैं चलता हूं, फैंग युआन ने कहा और निकलने लगा। अंकल और आंट ने तुरंत उन्हें विदा करने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन ने उन्हें रोक दिया। ए फ्लैट और मत देखो, कोने में। मदर शेन ने राहत की सांस ली और अपनी बेटी शेनकी से कहा। शेनकी का चेहरा उदास था और वो पीछे से फैंग युआन और चीजोंग के साय को तब तक देखती रही जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। माँ, क्या मैंने गलत फैसला लिया? उसने कहा। एक एल्डर एक पत्नी और 2 कॉन्क्यूबाइंस रख सकता था। अगर वो शुरू से वफादार रही होती तो कौन कह सकता है कि वो इस वक्त फैंग युआन की कॉन्क्यूबाइन नहीं हो सकती थी। मैंने सच में इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह फैंग युआन सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ आज इस मुकाम तक पहुंच गया। मदर शेन ने बेबस होकर अपना सिर हिलाया। बेटी, हिम्मत रखो। फैंग झेंग के पास अ ग्रेड एप्टीट्यूड है, उसकी कामयाबी भी कम नहीं होगी। हाँ, शेनकी ने जवाब दिया और उसकी अंधेरी पुतलियों में कुछ चमक उभार आई। इस दुनिया में एक आम इंसान का स्टेटस कितना छोटा और नीचा था। उसके पास ऐसी कितनी चीजें थी जो महान गू मास्टर्स के दिल को छू सकती थी। उसने अपना शरीर पहले हाई फैंग झेंग को दे दिया था। ये उसकी जिंदगी का जुआ था और अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। चैप्टर 159, ये फैंग युआन। हाओ। 4 फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्व्स ने अपने सिर उठाए और जोर से गुर्राया। पिट पट। ऊपर से बारिश गिर रही थी जब पानी के पर्दे एक दूसरे से उलझ रहे थे और काले बादल आसमान में घूम रहे थे। इससे मौसम अंधेरा हो गया, जिससे कई लोगों की नजर धुंधली हो गई। जल्दी, नॉर्दर्न गेट में एक दरार आ गई है, जल्दी वहां जाओ। शेंग नान ग्रुप। हीलिंग गू मास्टर, यहां एक बुरी तरह से घायल आदमी है। मारो मारो मारो, मार डालो इन हरामी भेड़ियों को। भेड़ियों के गुर्राने का जवाब गू मास्टर्स की चिल्लाहट से दिया जा रहा था। लगभग हर कोई खून से नहाई हुआ था और वो भयानक रूप से लड़ रहे थे। गांव के चारों तरफ लड़ाइयां हो रही थी, आग की तरह फैल रही थी। लोगों की चिल्लाहट, भेड़ियों का गुर्राना, बारिश की आवाज, हवा की आवाज में मिल गई थी। अनागिनत लाइटनिंग वुल्व्स गांव की दीवारों की तरफ दौड़ रहे थे। दीवारों के सामने बने गद्दे अब भेड़ियों की लाशों की एक मोटी परत से भर चुके थे, और जब उन्हें कई बहादुर लाइटनिंग वुल्व्स लीड कर रहे थे तो लाइटनिंग वुल्व्स की चार्जिंग फोर्स बहुत मजबूत हो गई थी। रैंक 1 और रैंक 2 गू मास्टर्स फ्रंटलाइंस पर बहादुरी से लड़ रहे थे। बड़ी मात्रा में मूनब्लेड्स भेड़ियों के झुंड की तरफ उड़ रहे थे, जिससे कई लाइटनिंग वुल्व्स मारे जा रहे थे। लेकिन भेड़ियों के झुंड अब भी गांव की तरफ लाइटनिंग करंट्स और लाइटनिंग बॉल्स भेजे रहे थे, जिससे क्लैन को जख्मी और मौत का सामना करना पड़ रहा था। एल्डर फैंग युआन, यह मेडिसिन हॉल की सबसे नई इंजरी रिपोर्ट है, प्लीज एक नजर डालिए। इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला एक गू मास्टर तेजी से पहुंचा और फैंग युआन को देखने के बाद उसने सलाम किया और दोनों हाथों से रिपोर्ट यूज दी। फैंग युआन अब एक रैंक 3 गू मास्टर था, इसलिए एक क्लैन एल्डर के रूप में क्लैन द्वारा उसका मिशन वेस्टर्न एरिया में गू मास्टर्स को लीड करना और उन्हें सप्रेस करना था। फैंग युआन ने अपना ध्यान बैटलफील्ड से हटाया और रिपोर्ट ली, गू मास्टर से कहते हुए, तुम जा सकते हो। गू मास्टर ने इज्जत से सलाम किया और वहां से चला गया। उसकी स्पीड तेज थी और अपने शरीर को एक्सेलरेट करने के लिए गू वर्म का इस्तेमाल करके वो जल्दी से अगले एरिया की तरफ निकल गया। इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले किसी भी गू मास्टर के पास कम से कम एक मूवमेंट असिस्ट टाइप गू वर्म होता था, जबकि कुछ के पास तो 2 भी होते थे। फैंग युआन ने रिपोर्ट खोली, एक नजर डाली। रिपोर्ट में जख्मियों की संख्या देखकर काफी झटका लगने वाला एहसास हुआ। ए फ्लैट तक वुल्फ टाइड ने गांव पर 10 से ज्यादा बार हमला किया था। क्लैन के गू मास्टर्स के जख्मी और मौत बहुत गंभीर थे। इससे क्लैन एल्डर्स इतने परेशान हो गए थे और मेडिसिन हॉल को संभालने वाले गू मास्टर गू यूची जोंग पर और भी ज्यादा प्रेशर था। एक आधे उम्र का आदमी होने के बावजूद कुछ दिन पहले ही उसके कई सफेद बाल उग आए थे। लेकिन फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थी और वो मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए उस हैरानी नहीं हुई। यह वुल्फ टाइड गू यू क्लैन के इतिहास की सबसे गंभीर टाइड्स में से एक है। ऐसे जख्मी और मौत को टालना नामुमकिन है, उसने ये अपने दिल में सोचा, और जब उसके हाथ में मूनलाइट इकट्ठा हुई उसने इस रिपोर्ट को राख कर दिया। यह रिपोर्ट सिर्फ क्लैन एल्डर्स को हाई देखने का हक था। अगर इसे आम लोगों के बीच जारी कर दिया जाता तो इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाती।
इसके बावजूद गू यू क्लैन पहले से ही एक घबराहट की स्थिति में था, क्योंकि अस्थिरता की भावना दिन बी दिन बढ़ती जा रही थी। इस पॉइंट पर फैंग युआन के हाथ में मूनलाइट अब अजीब नीले रंग की नहीं थी, बल्कि खून के रंग की थी। यह रैंक 3 ब्लड मून गू था। इस गू को रिफाइन करने के लिए फैंग युआन एक बार फेल हो चुका था, और सिर्फ अपनी दूसरी कोशिश में ही वो सफल हुआ। रिफाइनमेंट इंग्रेडिएंट्स के लिए उसने नेचुरली गू यू चिलियन से जबरदस्ती लिए थे। फैंग युआन ने अपनी अर्न बैंड की, उसका दिमाग उसके अपचर में चला गया। अपचर की दीवारें नियमित अंतराल पर चमक और बुझ रही थी, बिना किसी अशुद्धि के एक भी बूंद के। ये एक शुद्ध सफेद अवस्था थी। उसका प्राइमिवल एसेंस पूरी तरह से सफेद रंग का था, लेकिन एक चांदी के मेटालिक चमक भी छोड़ रहा था। यह रैंक 3 गू मास्टर का व्हाइट सिल्वर प्राइमिवल एसेंस था। पानी इकट्ठा होकर समुद्र बनाता है, उसके अपचर में यह एक व्हाइट सिल्वर प्राइमिवल सी था। सतह पर पहले एक काला लाल रेजिड्यू था, लेकिन अब वो वहां नहीं था। जो क्लेंजिंग वाटर गू उसने गू यू चिलियन से जबरदस्ती लिया था, वो बहुत पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। मैन बीस्ट लाइफ बेरियल गू का साइड इफेक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी थी। फैंग युआन का एप्टीट्यूड 44% सी ग्रेड से थोड़ा कम हो गया था। मन बीस्ट लाइफ बेरियल गू की वजह से ये 2% गिरकर 42% की मैक्सिमम कैपेसिटी तक आ गया। लेकिन इस कीमत के लिए फैंग युआन तैयार था। असल में ये सब गू यू चिलियन की मेहरबानी थी। अगर क्लेंजिंग वाटर गू ना होता और वो काला लाल रेजिड्यू प्राइमिवल एसेंस को और ज्यादा खराब करने देता, तो फैंग युआन का एप्टीट्यूड और भी गिर जाता। एक सफेद खोल, काले धब्बों वाली लेडीबग समुंदर के ऊपर हवा में नाच रही थी। ये स्काई कैनपी गू था। पत्थर मछली जैसा दिखने वाला स्टेल्थ स्केल्स गू प्राइमिवल सी की गहराई में था। 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म समुंदर की सतह पर लहरों से खेल रहा था। नए रिफाइन किए गए ब्लड मून गू का रूप मूनलाइट गू जैसा ही था, जो फैंग युआन के दाहिने हाथ में रहता था और एक लाल चंद्रमा के निशान में बदल जाता था। रैंक 3 थंडरविंग्स गू फैंग युआन की पीठ पर 2 बिजली के टैटू के रूप में रहता था। खास तौर पर जिक्र करने लायक स्प्रिंग ऑटम सकाडा था। उसकी हालत बेहतर हो रही थी और वो तेजी से ठीक हो रहा था। इस सिचुएशन ने फैंग युआन को खुश भी किया और साथ ही चिंतित भी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा रैंक 6 था, लेकिन वो अभी भी रैंक 3 था, और इस समय उसका अपचर पूरी तरह से ठीक हो चुके स्प्रिंग ऑटम सकाडा को संभाल नहीं सकता था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा मजबूत होती जा रही थी। जैसे एक कागज की नाली में पत्थर भरना, एपेचर इस बोझ को संभाल नहीं पाएगा। अगर मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, तो मैं इसे सिर्फ अपने शरीर के बाहर पाल सकता हूं, फैंग युआन ने आह भरी। इसके बड़े अंजाम थे। रैंक 6 गू वॉर्म्स डाउ से जुड़े होते हैं, उनमें स्वर्ग और पृथ्वी के कानून के टुकड़े होते हैं। अगर उन्हें लंबे समय तक बाहर रखा जाए, तो यह नेचुरल लॉज के साथ एक रेजोनेंस पैदा करेगा, जब तक कि गू वर्म सो ना रहा हो। वर्ण हंगामा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इससे हर तरह की नेचुरल फिनोमिना पैदा होंगी, जिससे दूसरे एक्सपर्ट्स का ध्यान और लालच अट्रैक्ट होगा। लेकिन यह मजबूरी का एक समाधान था। हाओ! इस पॉइंट पर एक तेज भेड़िए की चिल्लाहट अचानक सबके कानों में पड़ी। फैंग युआन ने अपना ध्यान इकट्ठा किया। लॉर्ड क्लैन एल्डर फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ लड़ाई में आ गया है। गू यू जिंगजियन और 2 और एल्डर्स ईस्टर्न गेट पर उन्हें रोक रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप मदद के लिए जाएंगे, एक गू मास्टर ने घबराहट में रिपोर्ट किया। क्रैक! बिजली कड़कने की आवाज आई और फैंग युआन की पीठ से 2 पंख निकल आए। ये दोनों पंख नीली बिजली से बने थे। उनका रूप एब्स्ट्रैक्ट और सिंपल था, लेकिन एक फड़फड़ाहट के साथ यह फैंग युआन को ऊंचा आसमान में ले गया, और तेज स्पीड से वो ईस्टर्न गेट की तरफ बढ़ गया। हवा में सीधी लाइन में उड़ते हुए फैंग युआन कुछ ही सांसों में बैटलफील्ड पर पहुंच गया। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ ईस्टर्न गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और कुछ क्लैन एल्डर्स दरवाजे के पास जोर शोर से लड़ाई में लगे हुए थे। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ अचानक बैटलफील्ड से कूड़ा और अपनी पूंछ घुमाकर कोने में खड़ी एक फीमेल रैंक 1 गू मास्टर पर वार किया। इस गू मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सिर्फ हवा के चलने की आवाज सुन सकती थी जब भेड़िए की पूंछ उसकी तरफ आई, और अपने दिल में चिल्लाई, मैं तो गई। अपनी काबिलियत से वो ना तो बच सकती थी और ना ही इस वार को सह सकती थी। लेकिन इस नाजुक पाल में आसमान से एक साया नीचे आया और उस बाहों में भर लिया। जवान लड़की को लगा जैसे दुनिया उसके सामने घूम रही है। जब वो आखिरकार संभली, तो उसने देखा कि वो हवा में उड़ रही थी, जबकि भेड़िए की पूंछ ठीक उसके नीचे से गुजरी। एक 2 मंजिला बांस की बिल्डिंग पर वो वार लगा और वो जोर से हिलने लगी। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। अगर ये पूंछ सीधे उस पर लगती, तो वो मांस का लोटड़ा बन जाती। जल्द ही
यूज एहसास हुआ कि वो बच गई थी। उस किसने बचाया? उसने यूएस आदमी को घूरा और हैरान रह गई। ये वो है गु यू फेंग युआन। एक पाल में उस जवान लड़की का दिल जटिल भावनाओं से भर गया, जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। वो और फेंग युआन क्लासमेट थे। पहले फेंग युआन ने उससे जबरदस्ती प्राइमेवल स्टोन्स छीन द, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करती थी। लेकिन उसकी कामयाबी पर हैरान होना पड़ा, खासकर जब उसके क्लैन एल्डर बनने की खबर फैली, जिससे वो शौक और प्रशंसा में डूब गई। फेंग युआन के मुकाबले वो भी एक सी ग्रेट टैलेंट थी, लेकिन अब सिर्फ रैंक 1 पर थी। ए फ्लैट यूज फेंग युआन ने एक बार बचाया था। वो एक सच्चा जीवन दाता था। वो फेंग युआन के प्रति कृतज्ञता से भर गई, और उसके शौक और प्रशंसा के बीच उसकी बची कुची नफरत भी इसके साथ चली गई। ये बैटलफील्ड खतरनाक है, दूर रहो। फेंग युआन के पंख फड़फड़ाए, जमीन पर उतारकर उस धीरे से नीचे रखा। उसके मन में इस जवान लड़की के बारे में कुछ इंप्रेशन था। वो शायद क्लासमेट द, लेकिन उसका नाम याद नहीं था। ये कहकर वो मुड़ा और चला गया, अबुद नहीं रहा था, बल्कि वो दौड़ा और बैटलफील्ड में घुस गया। थंडरविंग्स गू की स्पीड तेज थी, लेकिन उसका प्राइमेवल खर्च उससे भी तेज था। फेंग युआन सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट होने के नाते रैंक 3 गू मास्टर्स में सिर्फ प्राइमेवल एसेंस स्टोरेज के मामले में वो सबसे निचले स्टार पर था, इसलिए उस दूसरों से ज्यादा अपने प्राइमेवल एसेंस को बचाना जरूरी था। ब्लड मून गू। उसने एक मूनब्लेड फेंका। मूनब्लेड खून की तरह लाल रंग का था, और फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के शरीर पर लगने पर उसने एक ऐसा घाव दिया जिससे लगातार खून बह रहा था। जवान लड़की की नजर फेंग युआन पर ही टिकी रही, उसके साय को खाली नजरों से देखती रही। धीरे धीरे उसकी उम्र में एक रहस्यमयी चमक आने लगी। 17 से 18 साल की उम्र, ये जवानी का सबसे अच्छा समय होता है। ये फेंग युआन, क्या सोचते हो इसके बारे में? डोर गु युबो ने यह सीन देखा और एक करीबी सहायक से पूछा। सहायक ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि एल्डर फेंग युआन ने मेडिसिन हॉल की पुकार का जवाब दे दिया है और अपने पास का 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास SAUNP दिया है। पहला पे आउट मिलने के बाद उसने सब कुछ अपने अंकल और आंट को एक नेक काम के रूप में दे दिया। इन दिनों उसने खुद हमला किया है और लाइटनिंग वुल्फ्स को मारने में हिस्सा लिया है। उसके एग्रेसिव और बेरहम हमलों ने उस बहुत बैटल मेरिट्स दिलाए हैं। इतना ही नहीं, इस बार कई क्लैंसमैन को बचाने के बाद उसकी रेपुटेशन सुधर रही है। क्लैन में पहले से ही अफवाहें हैं उसके सुधर जाने की। फैंग फैक्शन का नया क्लैन एल्डर ETC इस अधीन को लगता है कि भले ही वो सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट है, अपनी प्रभावशाली लड़ाई की काबिलियत से उस बड़े मौके मिले हैं। पहले अपने माता पिता की विरासत से 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास एक लगातार इनकम का सोर्स बन गया। डू रेड स्टील रेलक गू का इस्तेमाल करके वो रैंक 3 तक कल्टिवेट करने में कामयाब रहा, लेकिन इसमें किस्मत का भी हाथ था। ये कहते हुए इस करीबी सहायक के चेहरे पर हल्की जलन दिखाई दी। वो भी एक सी ग्रेट टैलेंट था, लेकिन सिर्फ रैंक 2 पर था। इस स्टेज तक पहुंचने में उसने अपनी आधी जिंदगी लगा दी। लेकिन वो फेंग युआन सिर्फ 17 साल का था, फिर भी वो पहले से हाई एक क्लैन एल्डर था। दूसरों से मुकाबला करना सच में गुस्सा दिलाता है। अपने सहायक की बातें सुनकर गु युबो ने बिना दिखाए सिर हिलाया। उसके करीबी सहायक के शब्द क्लैन में ज्यादातर लोगों के विचार का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन थोड़े कम गहरे थे। गु युबो कई सालों से क्लैन लीडर था, इसलिए उसकी दूरदृष्टि ज्यादा थी। फेंग युआन ने 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास सौंपा। उसने जाहिर है गु यू चीजोंग के साथ एक सौदा किया था। अपना पे आउट अपनी आंट और अंकल को देना अच्छाई की निशानी नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल शो था। इस मामले पर खबर फैलाने वाला आदमी गु यू चीजोंग था। और लोगों को बचाने की बात, चाहे वो सच्चा और दिल से हो, इस पर अभी भी शक है। लेकिन चाहे जो भी हो, फेंग युआन अब खुद को अलग नहीं रखता था, और उसके काम सच में तारीफ के लायक थे। उसका क्लैन एल्डर बना और उसके बाद के काम, ये क्लैन के करीब आने और क्लैन में योगदान देने की एक पहल थी। क्लैन की समृद्धि के लिए इन योगदानों और रिश्तों की जरूरत होती है। ये सोचते हुए गु युबो ने निर्देश दिया, हिडन हॉल में जो लोग हैं, इन कुछ दिनों में उन्हें भी अपनी जांच से कुछ नहीं मिला। भूल जाओ, फेंग युआन पर जांच अभी के लिए रोक दो। जी, ये अधीन उन्हें अभी सूचित करेगा। ये कहकर वो चला गया। गु युबो जमीन पर खड़ा रहा, अपनी ऊँट सिकोड़कर। उसने अपने दिल में सोचा, वजह जो भी हो, इसका कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। इस फेंग युआन के पास कोई बड़ा राज है। लेकिन इस दौरान वुल्फ टाइड की गंभीरता को देखते हुए हर थोड़ी सी ताकत की जरूरत है, और यूज फेंग युआन पर बर्बाद करना बहुत बेकार है।
जांच अभी भी जरूरी है, लेकिन ये वुल्फ टाइड के बाद ही हो सकती है। चैप्टर 160 जोरदार तालियां। एक धाम के साथ फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ जमीन पर एक विशाल हाथी की तरह गिर पड़ा। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, लेकिन उसकी आंखों से रोशनी चली गई जब जिंदगी धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही थी। उसके शरीर पर हर तरफ GHAAV थे। जब भेड़िए का खून अनंत रूप से बहने लगा तो आसपास का माहौल लाल हो गया। बारिश लगातार गिरती रही, जिसने भेड़िए के खून को पतला कर दिया और खून को जमीन में और भी दूर तक फैला दिया। जमीन कीचड़ भरी थी और कुछ एल्डर्स फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ की लाश के पास खड़े गहरी सांसें ले रहे थे जब उनके शरीर बारिश से भीग गए थे। वो भी भेड़िए के खून और कीचड़ से ढके हुए भिखारियों जैसे लग रहे थे। आखिरकार मार ही डाला। इस फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ के शरीर में सच में एक डिफेंसिव गूवर्म था और इसे मारना इतना मुश्किल था। शुक्र है हमारे पास एल्डर फैंग युआन का ब्लड मून गू था जो इस पर लगातार घाव दे रहा था, वरन इसे मारने की कोशिश और भी मुश्किल होती। जब एल्डर्स ने यह कहा तो उन्होंने फैंग युआन की तरफ देखा। शुरू में जब उन्होंने सुना कि फैंग युआन ने ब्लड मून गू रिफाइन किया है तो उन्हें यह ठीक नहीं लगा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ से निपटने में यह बहुत प्रभावी था। आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं मेरे प्यारे एल्डर्स, अगर आप लोगों की मदद और सुरक्षा ना होती तो मैं इतनी बेरहमी से हमला नहीं कर पाता। फैंग युआन ने अपने चेहरे से बारिश का पानी पोंछा और नम्रता से कहा, नहीं नहीं, यह हमारा फर्ज है। हम अब बूढ़े हो गए हैं। पहले हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन एल्डर फैंग युआन के साथ लड़ने के बाद हमें लगता है कि हम सच में बूढ़े हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। कई एल्डर्स एक साथ हंस पड़े। इससे पहली लड़ाई में फैंग युआन को हमला करने और पीछे हटने के वक्त की मजबूत पकड़ थी। उसके बेरहम और जंगली हमलों के साथ कई बार उसके तरीके आम एल्डर्स से भी ज्यादा प्रभावी थी, जिससे क्लैन एल्डर्स ने यूज एक अलग नजर से देखा। खास करके उसके नम्र और विनम्र रवैये और बिल्कुल भी अहंकार न होने के कारण वो निश्चित रूप से वैसा नहीं था जैसा अफवाहों में कहा गया था कि वो अलग थलग और बदतमीज इंसान है, इसलिए एल्डर्स पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे अभी भी आप सबसे बहुत कुछ सीखना है, फैंग युआन ने सम्मान से कहा, लेकिन उसकी उनमें एक गहरी रोशनी चमकी। ब्लड मून गू के फायदे और नुकसान दोनों थे। इतनी बार इस्तेमाल करने के बाद इसके बारे में कुछ समझ आ गया था। ब्लड मून गू लंबी लड़ाइयों में माहिर था, जिससे ऐसे घाव होते थे जो ठीक नहीं हो सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता दुश्मन के घाव और भी गंभीर हो जाते, लेकिन ये इस बात पर स्थापित है कि कोई हीलिंग टाइप गूवर्म ना हो। प्रकृति संतुलित है, कोई सबसे मजबूत गूवर्म नहीं है। हर गू की ताकत और कमजोरियां होनी ही थी। ब्लड मून गू की सबसे बड़ी कमी महीने के कुछ दिन है जब इससे खून रिश्ता है और लड़ाई की ताकत में तेजी से गिरावट आती है। ये मेरा मुख्य हमला करने का तरीका है, इसलिए ये इसे बहुत अस्थिर बना देता है। लेकिन जब मुझे फ्लावर वाइन इनहेरिटेंस ग्राउंड में चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड मिल जाएगा तो मैं इस कमजोरी को दूर कर सकता हूं। ये कुछ दिन एक हाई अलर्ट पीरियड था जहां वुल्फ टाइड लगातार गांव पर हमला कर रही थी, इसलिए एक क्लैन एल्डर के रूप में फैंग युआन ने पहले से भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया और उस यूएस पत्थर की दरार की गुप्त गुफा में जाने का कोई मौका नहीं मिला। जल्दी हमारे क्लैंसमैन को बचाओ, बैटलफील्ड साफ करो, एक भी गूवर्म मत छोड़ना। फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ को गिरते देख हीलिंग गू मास्टर्स का एक ग्रुप तुरंत आगे आया। प्यारे एल्डर्स, आप सबने बहुत मेहनत की है, कृपया हमारे मेडिसिन हॉल से विशेष उपचार स्वीकार करें। लीडर गू मास्टर ने फैंग युआन और एल्डर्स की तरफ झुकर सलाम किया। ओ मेडिसिन फैक्शन का ली चैन। कुछ क्लैन एल्डर्स ने इस व्यक्ति को पहचान लिया, सिर हिलाया और अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। वो फैंग युआन के प्रति विनम्र मुस्कुराहट भरा चेहरा दिखा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया और एक उच्च अधिकारी का अधिकार दिखाया। ये स्टेटस का फर्क था। ये गू यू ली चैन सिर्फ एक रैंक 2 गू मास्टर है। मुझे कोई चोट नहीं आई है, मुझे उपचार की जरूरत नहीं है। एल्डर्स, जब हम फ्री होंगे तब बात करेंगे। फैंग युआन ने एल्डर्स को सिर हिलाकर कहा। एल्डर फैंग युआन कितने शानदार हैं, इतनी बड़ी लड़ाई में उन्हें चोट तक नहीं आई, सच में एक युवा नायक। साई, एल्डर फैंग युआन के मुकाबले हम सच में बूढ़े हो गए हैं। ही, अपना ख्याल रखिएगा एल्डर फैंग युआन। कुछ एल्डर्स हंसने लगे और उन्होंने कहा, एल्डर फैंग युआन, कृपया मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन हमारे मेडिसिन हॉल के हीलिंग गू मास्टर को आपकी जांच करने दीजिए, गू यू ली चैन ने जोर दिया। वो मेडिसिन फैक्शन का सदस्य था और जब फैंग युआन ने गू यू याओजी को गुस्से से बेहोश कर दिया था, जिससे उसकी गिरावट हुई, तो यूज नेचुरली फैंग युआन से नफरत थी।
लेकिन अपने पद और काम के कारण लीडर के रूप में वो फैंग युआन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आपकी अच्छी नीयत के लिए शुक्रिया, लेकिन ठीक है, सबसे फिर मिलेंगे। फैंग युआन ने गु यू ली चेन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराकर चला गया। एल्डर्स ने मुस्कुराकर या सिर हिलाकर यूज जवाब दिया। सिर्फ उसके जाने के बाद ही उनके एक्सप्रेशन तेजी से बदले, गंभीर हो गए। यह फैंग युआन, भले ही सिर्फ सी ग्रेड है, इस मुकाम तक पहुंच गया है, यह सच में मुश्किल से मिलता है। उसके साथ लड़ते हुए वो उसकी बेरहमी और कठोरता को महसूस कर सकते थे, लेकिन जब इसके बारे में सोचते तो उन्हें खतरा महसूस होता। जब वो 17 साल के थे, क्या उनके पास ऐसी उपलब्धियां थी? खास करके जब उन्होंने उस मुस्कुराते हुए मेडिसिन फैक्शन के सदस्य के कंधे पर थपथपाते हुए देखा। पॉलिटिक्स और साजिश में ऐसा टैलेंट, ये सच में हैरान करने वाला है। ... लॉर्ड फैंग युआन, क्या आप मुझे पहचानते हैं? रास्ते में एक व्यक्ति ने सम्मानपूर्ण चेहरा दिखाते हुए फैंग युआन को सलाम किया। तुम हो? फैंग युआन ने अर्न सिकोड़ी, इस व्यक्ति को अपने क्लासमेट के रूप में पहचान लिया। सिर्फ ये कि उस नाम याद नहीं था, लेकिन जब उसने उससे प्राइमीवल स्टोन्स जबरदस्ती लिए थे तो ये व्यक्ति हमेशा उन्हें अच्छे से दे देता था। ये उसके भोलेपन के नीचे उसकी होशियारी दिखाता था। लॉर्ड फैंग युआन, नुगु यू डिंग जोंग हु, आपका क्लासमेट होने का सौभाग्य मिलना ये मेरा सम्मान है। असल में जब आपके क्लैन एल्डर बनने की खबर फैली तो हमारे कई क्लासमेट आपकी प्रशंसा करते थे और आपसे ईर्ष्या करते द लॉर्ड, आपसे कल्टीवेशन के अनुभव पर चर्चा करने का मौका ढूंढना चाहते थे। क्या आप आज रात फ्री हैं, लॉर्ड? गु यू डिंगजोंग ने अपने हाथ मेल, उसकी मुस्कुराकर एक रेखा बन गई। ओ, ऐसी बात है क्या? फैंग युआन की भुएं उठी, सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे कपड़े बदलने दो, ये भीगे हुए कपड़े मुझे अजीब लग रहे हैं। मैंने पहले ही गर्म पानी और नए कपड़े तैयार कर लिए हैं और कई सुंदर सेविकाएं आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही हैं, लॉर्ड। गु यू डिंगजोंग मुस्कुराया, उसका एक्सप्रेशन बहुत उत्सुक था। फैंग युआन ने माना करने के लिए सिर हिलाया, नहीं, उससे पहले मुझे अंडरग्राउंड टनल जाना है। आह, समझा। गु यू डिंगजोंग का चेहरा बादल गया। अंडरग्राउंड टनल सिर्फ क्लैन एल्डर्स के लिए ही खुला था और उनके जैसे लोगों के लिए ये क्लैन में एक वर्जित स्थान था। आगे उसकी मुस्कुराहट और भी आधीन हो गई और उसकी पीठ और भी झुक गई, जबकि उसके लहजे में एक नौकर वाली भावना थी। लॉर्ड, आप अपने काम पर जाए, इस अदना से आदमी का समय कीमती नहीं है, आपका इंतजार करना भी मेरा सम्मान है। फैंग युआन ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले आगे चलता रहा। गु यू डिंगजोंग ने तेजी से एक कदम पीछे लिया, रास्ता खोलते हुए जब उसने अपनी पीठ झुकाई और फैंग युआन को अपनी निगाहों से विदा किया। दोबारा अंडरग्राउंड गुफा में प्रवेश करते हुए ये गुप्त कमरा जिसमें कीमती गु वॉर्म्स दी, बहुत बड़ा था, लगभग गांव के मैदान जितना बड़ा। लेकिन इसके अंदर रखे गु वॉर्म्स ज्यादा नहीं थे, सिर्फ कुछ दर्जन हाई थे। केव डेक्लेरेशन ग्रास, एयर रिटर्न सकाडा, ड्राइड बोन ड्रैगन फ्लाई, फीनिक्स विंग बटरफ्लाई, वहां रैंक 2 से 4 तक के अलग अलग गु वॉर्म्स थे। बस इतना था कि रैंक 2 गु बहुत कम द और उनमें एक लव सेपरेशन गु था। यह रैंक 2 के बीच नंबर 1 जहरीला गु है और इससे लगे GHAAV रैंक 3 हीलिंग गु से भी ठीक नहीं हो सकते। यह लव सेपरेशन वही है जो वैंगर के पास था। इसे हासिल करने के बाद क्लैन ने इसे यहां रखा। सबसे ज्यादा रैंक 3 गु द, जबकि रैंक 4 गु तुलनात्मक रूप से कम थे। फैंग युआन को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। भले ही क्लैन के पास कुछ दौलत थी, यह अभी भी एक मध्यम आकार का क्लैन है और दूसरे 2 गांवों से इसकी प्रतिस्पर्धा है, साथ हाई वुल्फ टाइड का दबाव भी है। लेकिन यह सोचना कि उस असल में एक पसंदीदा गु मिल गया। टूजिता फ्लावर, ये एक रैंक 3 ग्रास गु था जो एक लाल लैंटर्न की तरह था और इसके गोल हरे पत्ते थे। पत्ते मोटे और मोटापे वाले द, कुल 3 दिशाओं में सम्मति से इशारा करते हुए। ये टूजिटा फ्लावर टूजिटा ग्रास जैसा ही है। ना सिर्फ ये भोजन स्टोर कर सकता था, बल्कि ये प्राइमीवल स्टोन्स भी स्टोर कर सकता था और फैंग युआन के दिमाग में सबसे आदर्श गु में से एक था। सोचा नहीं था कि इस गु यू गांव में टूजिटा फ्लावर होगा। इसके साथ मैं स्टोरेज की कमजोरी को दूर कर सकता हूं। फैंग युआन खुश हुआ और तुरंत उस चुन लिया। असल में गांव में निश्चित रूप से एक रैंक 5 गु है। गु यू क्लैन के इतिहास में 2 रैंक 5 एक्सपर्ट्स द, उन्होंने जरूर कुछ गु वॉर्म्स छोड़े होंगे। सिवाय इसके कि उन्हें यहां नहीं रखा जा सकता, ये रैंक 5 गु गांव के ट्रम्प कार्ड्स हैं, जिसे गांव अपने सारे रिसोर्सेज से पालता है। हालांकि पालना, कहना, ये असल में चढ़ावे जैसा है। फैंग युआन ने टनल छोड़ दिया। बारिश रुक गई थी लेकिन मौसम अभी भी उदास था।
हवा भी ताज़ी नहीं थी, क्योंकि उसमें खून की गंध थी। फैंग युआन ने एक साफ शर्ट पहनी और धीरे धीरे गैदरिंग पॉइंट की तरफ बढ़ा। एल्डर फैंग युआन, आप यहाँ हैं, आपका हमारे साथ होना हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। गु यू डिंगजोंग दरवाजे पर खड़ा था, अपनी ऊँट चौड़ी करके देखता हुआ। दूर से ही उसने फैंग युआन को सड़क पार करते हुए देखा, और वो जल्दी से मुस्कुराया और उसका स्वागत किया। वो फैंग युआन को बांस की बिल्डिंग के अंदर ले गया। वहां पहले से ही एक दावत तैयार थी, जबकि कई लोग वहां बैठे थे। फैंग युआन को देखते ही वो जल्दी से उठ खड़े हुए। जल्द ही हर तरह की तारीफें और चापलूसी फैंग युआन की तरफ पानी की तरह बहने लगी। लॉर्ड फैंग युआन को प्रणाम। इतने लंबे समय के बाद एल्डर फैंग युआन की शान पहले से भी ज्यादा है। ये अदना सा आदमी सच में आपकी प्रशंसा करता है। लॉर्ड फैंग युआन का क्लासमेट होना, ये मेरी 3 जन्मों की किस्मत है। अभी भी इसके बारे में सोचकर ये एक सपने के अनुभव जैसा लगता है। फैंग युआन की नजर मेज पर घूमी। उसने अपने सारे क्लासमेट को देखा। वो सभी परिचित चेहरे थे, सभी वो लोग जिनसे उसने जबरदस्ती की थी। मेरा सौभाग्य। वो हल्का सा मुस्कुराया, सबसे ऊंची जगह पर बैठ गया। खाना परोसो, सबसे अच्छी शराब परोसो। गु यू डिंगजोंग ने चिल्लाया, और नौकर जल्दी से काम पर लग गए। हर तरह के पकवान परोसे गए, उनके स्वाद बेहतरीन थे। इस गु यू डिंगजोंग के परिवार के पास जरूर कुछ संपत्ति थी। वुल्फ टाइड के दौरान ऐसे पकवान परोसना, ये दिखाता है कि उसने सच में एक बड़ी कीमत चुकाई थी, अपनी सच्चाई दिखाते हुए। एल्डर फैंग युआन, ये अदना सा आदमी आपको टोस्ट करता है। एल्डर फैंग युआन, आप आराम से पीजिए, मैं ये पहले खत्म करता हूं। फैंग युआन सच में बहुत कैजुअल था। एक कप शराब के साथ वो हर बार सिर्फ एक छोटा सा घूंट लेता था, लेकिन लोगों को इससे कोई शिकायत नहीं थी। लगभग सबको टोस्ट करने और ठीक ठाक मात्रा में पीने के बाद उसने अचानक अपना कप पकड़ा और खड़ा हो गया, हंसते हुए। जवान लोग बेवकूफ होते हैं, मैं पहले नादान था और कुछ बुरे काम किए। उम्मीद है आप सब मुझे माफ कर देंगे और पुरानी बातों को दिल से नहीं लगाएंगे। जैसे ही वो खड़ा हुआ, किसी और की बैठने की हिम्मत नहीं हुई और सभी जल्दी से उठ खड़े हुए। सबको पता था कि फैंग युआन जिस मामले की बात कर रहा था, वो प्राइमेवल स्टोन की जबरदस्ती थी। उन्होंने जल्दी से चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्डर फैंग युआन सच में चरित्रवान हैं, एक सच्चे नायक। हमारे प्राइमेवल स्टोन्स पर एल्डर फैंग युआन की नजर पड़ना, ये हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। ये सही है, ये सही है। एल्डर फैंग युआन की शान और वीरता हमेशा मेरे दिल में अंकित रही है। फैंग युआन ने ये कप शराब एक ही घूंट में पी ली, जबकि सबने जश्न मनाया और तालियां बजाईं। चैप्टर एंड।